जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने विजन IAS 365 पॉलिटी का अब तक 4 टॉपिक देख चुके हैं और आज हम लोग 5th टॉपिक देखेंगे। और इसको जो भी यूज का चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, करेंट से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्विक रिवीजन, शॉर्टकट, जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे इसको। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्शन। ये क्यों सुर्खियों में है इलेक्शन, तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पॉइंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 ये सुर्खियों में क्यों है? तो राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा, शर्तें, पदावधि विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। अब ये विधेयक अधिनियम बन चुका है। क्लियर? तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या है ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में। तो इसका क्या है, CAC, CEC और अन्य EC की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके सिफारिश पे? चयन समिति। टू द पॉइंट, इसको नोट करना है। ये जो संशोधन हुआ है इसमें कुछ एक चयन समिति है जिसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति करेंगे। पहले क्या होता था, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति मिलकर कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या हुआ, एक चयन समिति बनाया गया और ये चयन समिति सिफारिश करेंगे, तब राष्ट्रपति करेंगे। ये आपका आर्टिकल 324(2) में संशोधन किया गया है। क्या है? 324(2) में संशोधन किया गया है। अब देखिए चयन समिति यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या क्या है, तो चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। कौन कौन सदस्य होगा? तो इसमें एक अध्यक्ष होगा चयन समिति में, जो हमारा प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होंगे। चयन समिति में कौन कौन होंगे, इसको एकदम याद कर लीजिए, जितना जैसे हो, कैसे भी याद करना है आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से एलिमिनेट करके आ सकता है, हाईलाइट है इसलिए हो सकता है। चयन समिति में एक प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री या लोकसभा के विपक्ष का नेता या सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता इस समिति के सदस्य होंगे। एक है खोज समिति, चयन समिति हो गया, एक है खोज समिति। खोज समिति, यह समिति CEC और अन्य EC के रूप में नियुक्त के लिए चयन समिति के विस्तार हेतु 5 व्यक्ति के नामों की सूची तैयार करेंगे। आप देखिए चयन समिति तो हो गया, अब इनको चुनने के लिए चयन समिति के सदस्य जो होंगे उसके लिए खोज समिति बना और इसकी नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों का सूची तैयार करेंगे। और इस समिति की अध्यक्षता कानून एवं न्याय मंत्री द्वारा किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता किया जाएगा? खोज समिति की अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री द्वारा किया जाएगा। क्लियर, ओके। अब इसमें पात्रता कौन होंगे, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव पद के समक्ष रैंक पर है या ऐसे पद पर रह चुका है। क्लियर कह रहा है, इसमें पात्रता वही होगा जो भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष रैंक जो होगा या उस पद पर रह चुका है, वही होंगे। वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, साथ ही उसे चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान और अनुभव का भी होना चाहिए। आप देखते हैं इसका अब इलेक्शन कमीशन का वेतन क्या है। तो CEC और अन्य EC के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान ही वेतन इसको दिया जाएगा। पदावधि में कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। इसका पदावधि क्या है, तो CEC या अन्य EC पद ग्रहण करने की तिथि से, ये ध्यान देंगे, ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि होगा या 65 वर्ष की आयु होगा, दोनों में से जो पहले हो जाए। क्या कर रहा है, अगर आज
4 तारीख है तो 4 अप्रैल है, तो अगले 6 वर्षों तक या 65 वर्षों तक दोनों में से जो पहले आ जाएगा वही तब वो पदावधि पे रहेंगे। नेक्स्ट है CSC और अन्य EC पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये क्वेश्चन एलिमेंट किया जा सकता है, क्या दोबारा फिर से इलेक्ट हो सकते हैं? तो नहीं होंगे। 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर तो रिटायर, कोई नियुक्ति नहीं। क्लियर? जब यहीं पे कर दिया क्लियर तो फिर दोबारा क्यों होंगे? चलिए, यदि EC और EC के रूप में नियुक्त किया जाता है तो यानी कहता है इलेक्शन कमीशन, यदि इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्ति किया जाता है तो उसका कार्यकाल EC और CEC के रूप में कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? तात्पर्य यह है कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन है और उसको चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया था, तो सपोज करो कि इलेक्शन कमीशन के पद पर 2 साल और रह चुका है, ठीक? तो चीफ इलेक्शन कमीशन सब ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 साल ही रहेगा, क्योंकि 2 साल वो और 4 साल और मिलाकर 6 साल। क्लियर? तो ये मैं कह रहा किसी भी सूरत में 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। जितने साल इलेक्शन कमीशन रहेंगे उतने साल चीफ इलेक्शन कमीशन बनेंगे, दोनों को मिलाकर 6 वर्ष हुआ और रिटायर लेंगे, या दोनों में से पहले अगर 65 वर्ष हो गया तो भी रिटायर हो जाएंगे। क्लियर? कार्य संचालन क्या है? चुनाव आयोग के सभी कार्य सर्वसम्मति से संचालित किए जाएंगे। जितने चुनाव आयोग का सब कार्य है सभी के सर्वसम्मति से चलाए जाएंगे। किसी मामले पर CEC और EC के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत के माध्यम से निर्णय किया जाएगा। कहते हैं कि अगर कोई सहमति होता, कोई कार्य होगा इलेक्शन का, तो चाहे CEC और EC दोनों मिलकर सहमति से करेंगे। अगर किसी बातों पर दोनों का मतभेद हो जाता है तो उसका निर्णय क्या होगा? बहुमत के आधार पर होगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पद से हटाना और त्याग पत्र। अब क्या है? इलेक्शन कमीशन को क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही होगा। यानी इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के बिना, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के बिना इलेक्शन कमीशन को पद से नहीं हटाया जा सकता है। आज CEC और कोई भी EC राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भी समय इस्तीफा दे सकता है। यानी कि भैया यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए वही प्रक्रिया होगा जो सुप्रीम कोर्ट को हटाने की होगा प्रक्रिया है, और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ हटाना हो तो बिना चीफ इलेक्शन कमीशन के सिफारिश के बिना उसको हटा नहीं सकता है। और कोई दोनों में से जो चाहे अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के क्या क्या है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ECI के स्वायत्तता संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। यह देश में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का आयोजन और संचालन करता है। अनुच्छेद 324(2) भारत के राष्ट्रपति को चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने की शक्तियाँ प्रदान किया गया है 324(2) में। देखते हैं फिर ये थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर भी देख लेते हैं। अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघवाद 2023। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनी सहमति द्वारा की जाएगी। इस निर्णय से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिशें के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। यानी कि जब इस संशोधन से पहले क्या करते थे, जो केंद्र में सरकार है और राष्ट्रपति मिलकर इसको नॉमिनेट कर देते थे, चुन लेते थे। नेक्स्ट है चुनावी प्रक्रिया में सुधार के पहलू। चुनावी प्रक्रिया में सुधार का पहलू क्या है? हाल ही में क्रमिक
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं अन्य विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या है भैया? तो देखते हैं। एकल मतदाता सूची, कॉमन इलेक्शन रोल, क्या है ये? तो भारत में 2 प्रकार की मतदाता सूची तैयार की जाती है, 2 प्रकार की। एक है सामान्य मतदाता सूची और पृथक मतदाता सूची। क्लियर? संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपाय, संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय। अनुच्छेद 324(1) यह भारत के चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधान मंडलों तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा उन सभी चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। किसमें करता है? 324(1) में। 343 के और 343 जेड ये अधिनियम क्रमशः पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग को मतदाता की सूची तैयार करने तथा उन सभी चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व 1950 संसदीय और संविधान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूचियों का निर्माण एवं संशोधन का इस अधिनियम के भाग 2B और 13D में निहित प्रावधानों के तहत शासित होता है। ये तो शायद न पूछे, लेकिन ये परफेक्ट पूछ देगा आपको। आर्टिकल कितना से कितना है? तो 243 के से लेकर 243 ZA तक, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाएं, कानूनी सुरक्षा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म में 26 में से एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33A में उम्मीदवारों को ऐसे अपराधों के लिए उनके खिलाफ अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों के बारे में जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए 2 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है तथा दोष सिद्ध हो जाने पर 1 वर्ष या अधिक कैद की सज़ा भी होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A में यह गलत जानकारी देने पर दंड से संबंधित है। नेक्स्ट है मतदाता करने और चुनाव लड़ने के न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु हेतु संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या है? तो लोकसभा के लिए अनुच्छेद 1948 में, विधानसभा के लिए 173 के लिए चुनाव लड़ने का न्यूनतम 25 वर्ष। क्लियर? चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा हो विधानसभा में न्यूनतम एज 25 साल है। और इस लोकसभा में कौन सा प्रावधान आर्टिकल है? तो 84 और विधानसभा के लिए 173। राज्यसभा 84 और विधान परिषद 173 के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है कितना? 30। लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा और विधान परिषद। क्लियर? चलिए, एक साथ चुनाव, ये क्यों सुर्खियों में आजकल? एक साथ चुनाव यानी कि एक देश एक चुनाव, इलेक्शन, ये बातें सुर्खियों में बहुत है। तो देखते क्या है। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति, कितना? 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यह समिति पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं की जांच करेगी। कौन करेंगे? भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 8 सदस्यों के माध्यम से। एक साथ एक चुनाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। तो भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, नगरपालिका, पंचायतों के चुनाव एक साथ संपन्न कराने जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचित क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो।
एक साथ चुनाव का आशय नहीं है कि एक ही दिन मतदान हो। इसे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदान एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान करेंगे। एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जारी था। ध्यान रखने की बात है कि एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जारी था। हालांकि 1968-69 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्रम टूट गया। इस प्रकार राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाने लगे। क्वेश्चन को ध्यान देना है, 1967 तक एक ही साथ चुनाव होता था, लेकिन 68, 69 और 70 में अलग होने के कारण सब अब अलग अलग हो गया। 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव का विचार प्रस्तावित किया गया था। कि कब किया गया था? पहली बार इधर 1983 में। दिनेश गोस्वामी समिति ने भी इसके सिफारिश किया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने भी इसका सिफारिश किया था। एक साथ चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो 83 में संसद के सदनों की अवधि, 85 में संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन की बात करता है, 172 में राज्य विधान मंडलों की अवधि की बात करता है, 172 में राज्य विधानमंडल और 174 में राज्य मंडल के सत्र, सत्रावासन और विघटन की बात करता है, और 356 में राज्यों के संवैधानिक मशीनरी विफलता के मामले में प्रावधान करता है। इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 83 में संसद के सदनों की अवधि है, 85 में संसद के सत्र, सत्रावासन, विघटन की बात करता है, 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि की बात करता है, यानी कि 83 में संसद के और 172 में राज्य विधानमंडल के, 174 में राज्य विधानमंडल और सत्र, सत्रावासन, विघटन की बात करता है, और 356 में राज्य और संवैधानिक मशीनरी विफलता के प्रावधान की बात करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक का अपराधीकरण। राजनीतिक का अपराधीकरण सुर्खियों में क्यों? भारत के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण 2023 में शीर्ष एक रिपोर्ट की जारी किया गया है। एक रिपोर्ट में जारी हुआ, तो क्या है इसमें? अन्य संबंधित। इस रिपोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी किया। 1999 में अहमदाबाद के प्रोफेसर के एक समूह ने ADR की स्थापना की। केरल में ऐसे सांसदों की संख्या सबसे अधिक है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र का स्थान आता है। याद रखना है, सबसे ज़्यादा केरल, फिर बिहार और महाराष्ट्र। राजनीति का अपराधीकरण से आशय अपराधियों, कानून तोड़ने वाले और भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा राजनीति में प्रवेश करने से है। चुनावी सुधारों से संबंधित अलग अलग आयोग और समितियाँ क्या क्या है? तो AN बोहरा समिति 1993। इस रिपोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण पर यह तथ्य प्रकट किया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद आपराधिक गुटों, पुलिस, नौकरशाहों तथा राजनेताओं के बीच साठगांठ स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, सामने आई। अन्य आयोग जैसे संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2001, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 आदि भी आया है। क्वेश्चन आ जाए कि AN बोहरा समिति किससे संबंधित है? तो राजनीतिक के अपराधीकरण के तथ्यों को प्रकट करता है, यानी राजनीतिक सुधार से बात करता है। दोषी ठहराए गए उम्मीदवार के संदर्भ में कानून। अगर कोई दोषी ठहराया गया है और वो उम्मीदवार है, उसके संबंध में क्या कानून है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3), इसके अनुसार कोई भी कानून निर्माता यानी विधायक या सांसद जिसे कम से कम 2 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई हो, वह दोषी ठहराए जाने की तिथि से सदन में सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को सज़ा पूरी होने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने की
प्रतिबंधित करता है। याद करो, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेने का। नेक्स्ट है आपका लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(4). इसके तहत किसी मामले में दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक को अपनी दोष सिद्धि के लिए निर्णय के खिलाफ की गई अपील का निपटान होने तक पद पर बने रहने की अनुमति मिली हुई थी। उन्हें उच्चतम न्यायालय ने 3 माह के भीतर अपील करने की अनुमति दी गई, तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो 3 माह बाद वो ऑटोमेटिक पद से खाली हो जाएगा। दिल्ली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013। सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषिट कर दिया था। राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में न्यायिक निर्णय क्या क्या है? भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मवाद 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामले और के बारे में जानने के मूल अधिकार प्राप्त है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL बनाम भारत संघवाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33B को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। यह धारा उम्मीदवारों को केवल अधिनियम के तहत ही जानकारी प्रदान करने की अनुमति देती थी। ये सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। चुनावी फंडिंग क्या है, सुर्खियों में क्यों है आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनावी बॉन्ड के लिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया। क्या करा है? सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक डेटा मांगा गया। 30 सितंबर तक इसका डेट दिया गया है। 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ECI को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड पर डेटा पेश करने का निर्देश दिया था। भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले। SBI का ये डेटा था। चुनावी बॉन्ड क्या है? इलेक्शन बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखित होते हैं। इन्हें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या संस्थापित कंपनियां संस्थाएं खरीद सकते हैं। केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2017-18 में किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको याद करने का है। 17-18 में किया गया। ये SBI द्वारा 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के रेंज में बेचा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड को KYC नियमों के पालन में खोले गए खातों के जरिए खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति या कंपनी किसी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है। ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध रहते हैं। चुनावी बॉन्ड के सभी लेन देन चेक या डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है। इससे उनके राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद प्रतिशोध या धमकी का जोखिम कम हो जाता है। तो चुनावी बॉन्ड क्या है? तो हम लोग जब चाहे किसी राजनीतिक को पार्टी को फंड दे सकते हैं और फंड में निर्धारित है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इतना तक बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड क्या है? एक लिखित पेपर है जो आप किसी पार्टी को देना चाहें तो अब ये भी SBI में ही दे सकते हैं, दूसरे बैंकों के ये सुविधा नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या है? अदर इम्पोर्टेंट न्यूज, राष्ट्रीय दल का दर्जा। चलिए अब एक और है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा, नेशनल पार्टी स्टेटस। चुनावी चिन्ह
आदेश 1968 के तहत ECI द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं अभी। चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है, इम्पोर्टेंट है, याद रखने ना है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? 6 है। कौन कौन है? तो बीजेपी है, INC है, BSP है, CP है और NPP है और आप है। 6 राष्ट्रीय दल अभी वर्तमान में है। किसी दल के राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है? किसी दल को राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, एनालिसिस करना है, इसको अच्छे से देखेंगे। राष्ट्रीय दल कैसे मिलेगा? तो लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनावों में वोट, उस दल को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट क्या कर रहा है? लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में 4 राज्य मिनिमम होना चाहिए, 4 स्टेट होना चाहिए और कम से कम 6% वोट प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य भी होना चाहिए। यानी कोई पार्टी का अगर इलेक्शन होता है तो उसको 4 स्टेट में पार्टी में लोगों को कम से कम 6% वोट होना चाहिए। लोकसभा में कम से कम 4 सदस्य भी होना चाहिए। लोकसभा में सीटें, उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% होना चाहिए। सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कर दिया, कहता है लोकसभा में 2% भी होना चाहिए सीटों का कम से कम, और कम से कम 3 राज्यों में इस तरह का प्राप्त क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 4 राज्यों में। राष्ट्रीय दल के दर्जा के क्या लाभ हैं? यहाँ तक आ गया। अब दल का लाभ क्या है? तो पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह को अन्य तौर पर आवंटित किया जा सकता है। किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके। तो क्या समझ में आया? अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया तो आपको सिंपल सी बात है कि एक झंडा मिल गया, वो आपका पर्सनल झंडा हो गया, आप पार्टी चिन्ह हो गया। और चुनाव जीतने के लिए क्या क्या चाहिए राष्ट्रीय दल का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए? तो 4 राज्य में अधिक, कम से कम 4 राज्य में 4 राज्य या उससे अधिक होना चाहिए। कम से कम 6% जितना भी वोटिंग होगा उसका 6% होना चाहिए। लोकसभा में कम से कम आपका 4 सदस्य भी होना चाहिए। लोकसभा के सीटों में कम से कम पूरे जितनी होगा उसका 2% वोट आपको होना चाहिए। कम से कम 3 राज्य में आपका पार्टी का जितना होना चाहिए। कम से कम 4 राज्यों में एक साथ राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त भी होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलेगा आपको। फिर कह रहा है आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसार की सुविधा भी मिल जाएगा। जब आप राष्ट्रीय दल मान जाइएगा तो यह अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकता है, जबकि अन्य दल जो राज्य दल का दर्जा है उसको 20 स्टार प्रचारक के नामांकन करने की अनुमति है। यानी कि जिसको राष्ट्रीय दल की मान्यता नहीं है उससे 20 कर सकता है, अगर जिसको हो गया वो 40 कर सकता है। स्टार प्रचारक क्या है? तो भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी स्टार प्रचारकों को एडवाइजरी को सलाह दी कि वे आदर्श आचार संहिता का प्रावधान का पालन करें, साथ ही वे कुछ भी ऐसा बोलने से बचें जो चुनाव के माहौल को खराब कर सकता है। स्टार प्रचारक के बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या है। स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दल नामित करते हैं। जो स्टार प्रचारक है उसको राजनीतिक दल नामित करते हैं। निर्धारित अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रचार करते हैं। स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है और किसे नहीं बनाया जा सकता है, इसे निर्धारित करने वाला कोई कानून उपलब्ध नहीं है। टू द पॉइंट। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए।
ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर ही किया जाना चाहिए। यानी कि जो चुनाव की अधिसूचना जारी होगा उसको 1 सप्ताह के भीतर ही जानकारी दे देना है, लिस्ट भेज देना है, नहीं तो फिर आप स्टार प्रचारक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। एक गैर मान्य प्राप्त लेकिन पंजीकृत राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचार की अनुमति है। मुफ्त उपहार, फ्रीवेज, क्या है ये? मतदाताओं को लुभाने हेतु मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब जैसे गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के मानक संचालकों परिकरण जारी किए हैं। चुनावी मुफ्त उपहार राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के भाग के रूप में तर्कहीन मुफ्त उपहारों की पेशकश वितरण जैसे प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न सेट इत्यादि पर निःशुल्क वितरण करने की बात करता है। इस पर रोक लगाना है। उद्देश्य के विधानसभा और आम चुनाव के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार तथा तस्करी की वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकना होता है। GST और सीमा शुल्क अधिकारी मतदाताओं को लुभाने के लिए कूपन आधारित या मुफ्त में ईंधन या नकदी की वितरण निगरानी करेंगे। वाहनों की जांच करने और भंडार गृह सत्यापन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड व स्टैटिक सर्विलेंस टीम गठित किया जा सकता है। चुनावी खर्चा क्या है? हाल ही में अलग अलग राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ हफ्तों पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस कदम के निर्वाचन आयोग ने चुनावी व्यय निगरानी नियमों के खामियों को उजागर किया। क्या कर रहा है कि चुनावी राजनीतिक दलों के विधान और चुनाव की घोषणा के कुछ हफ्तों पहले अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करता है। यानी जब घोषणा हो जाता है और कुछ समय बचता है तभी पार्टी लोग अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करता है, पहले नहीं करता है। इसका कारण क्या है? तो ये नियम उम्मीदवारों के नियम नामांकन दाखिल होने के बाद ही उसके व्यय के लेखांकन प्रावधान करते हैं, न कि चुनाव घोषणा होने के तिथि से। सिंपल सी बात है। अर्थ यह है कि जब कोई इलेक्शन का उद्घोषणा आचार संहिता लागू होता है या डेट फिक्स हो जाता है, डेट फिक्स हो जाता है इलेक्शन का, तो उस समय से नहीं, लेकिन जब कोई नामांकन के लिए नाम दाखिल कर दिया कि चलो मैं हूं और मैं आज चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे नामांकन कर रहा हूं, तो आज से मेरा वो देख रेख करेगा, मेरी संपत्ति क्या है नहीं है, ये सब चीज़ का इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन जब से चुनाव का इलेक्शन होता है उस समय से नहीं, जब तक नॉमिनेट होने के बाद ही करता है। इसीलिए आजकल सब नेताओं लोग, पार्टी लोग तेज हो गया है। जब क्या होता है कि जब कुछ समय 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह बचता है तब अपने पार्टी को नॉमिनेट करता है, नाम देता है कि चलो इस क्षेत्र से हमारा ये पार्टी खड़ा होगा। और एक कम समय में, रीज़न क्या है कि कम समय में चुनाव आयोग को उसके बारे में जानकारी खोजबीन करने का समय बहुत कम मिलता है। तो ये कमी है, इसीलिए बोला है कि थोड़ा कमी है। आगे देखते हैं चुनावी साक्षरता। ये सब उतना कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। चुनावी साक्षरता शामिल क्या है? इन कम्युनिकेशन और रियल टाइम इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ है नहीं। चलो एनकोर है एक, देख लो क्या कर रहा है। इंकोर क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने इंकोर के माध्यम से उम्मीदवारों एवं चुनावों से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। इंकोर एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइन किया है। क्या कहता है? एंड टू एंड एप्लीकेशन या रिटर्निंग अधिकारियों को डाले गए वोटों को डिजिटल रूप देने, राउंड बार डेटा को सारणीबद्ध करने और फिर मतगणना की अलग अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सक्षम बताएगा।
इंकोर एक सॉफ्टवेयर है जो बताता है। इंकोर स्क्रूटनी ECI एक एप्लीकेशन है। यह रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में सक्षम बनाता है। सिंपल सी बात करते हैं कि इंकोर क्या है कि जब आप एक बैलेट पेपर होता है जहां पे आप वोटिंग करने जाते हैं, तो आप जब भी वोट डालते हैं तो बगल में एक छोटा सा मशीन लगा रहता है जिसमें अब चित्र दिखता है। सपोज करो कि आप किसी पार्टी को आप वोट डालते हैं और उस पार्टी को चिन्ह, नाम और क्रमांक संख्या आपको छोटा सा चीज़ में दिखता है। बैलेट पेपर जैसे प्रिंट के टाइप का रहता है, स्क्रीन पर दिखता है। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर गड़बड़ हुआ तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। इंकोर नोडल ऐप, इसके माध्यम से अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे विभाग, राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के रैलियां व रोड शो आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र है। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट, ओ भाई, इंकोर नोडल ऐप, सॉरी मैं उधर ये चीज़ बताया उसको थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इंकोर नोडल एक्चुअली इसके माध्यम से है कि अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण विभाग, राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के लिए रैली और रोड शो आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र है ये इंकोर नोडल ऐप। नेक्स्ट है वीवीपैट। वीवीपैट क्या है? तो वीवीपैट प्रणाली एक बचाव किया गया डेटा है जो 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग करने के लिए याचिका पुरानी व्यवस्था की ओर जाने के विचार बताता है। ये है वीवीपैट जो एक मांग किया जा रहा है 100% क्रॉस वेरिफिकेशन। तो इसमें कर रहा है कि एक आपका यहाँ पे बैलेट पेपर है जहाँ पे आप बैलेट पेपर से वोटिंग करते हैं और साइड में एक आपका मशीन लगा रहता है जहाँ पे एक चित्र जो आप पार्टी का वोट देते हैं वहाँ पे चित्र दिखता है और वहाँ पे उसका नाम, रोल, क्रमांक, संख्या सारा दिखता है। जब भी आप वोटिंग करते हैं तो यहाँ दिखने के बाद 7 सेकेंड तक का आपका प्रिंट स्लिप देखने को सुविधा देता है। और ये जब वेरीफाई होता है, वेरिफिकेशन जब काउंटिंग के टाइम में आता है तो यही आपको विपक्षी हो या मांग करता है कि 100% इसको हमको क्रॉस चेक करना है, लेकिन समय इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए चुनाव इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये जो मांग है, डिमांड है, क्या कहता है 100% क्रॉस वेरिफिकेशन मांग वाली एक याचिका को पुरानी व्यवस्था की ओर जाने का विचार बताता है। यानी बोला कि 100% तो जब उसको क्रॉस चेक करेंगे तो भैया वो पहले वाला थप्पा मार के पेपर वाला ही आप वोटिंग करो। जब एक एक करके हाँ स्टार्टिंग में कुछ समय तक उसको चेक करता है, जैसे 10, 20, 50 आपको क्रॉस चेक करने के लिए वेरीफाई करता है, लेकिन उसके बाद फिर से मशीन अपना काम करती है। यही है, इसमें कुछ है नहीं।